नमस्कार दोस्तों, मैं मानव सर आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ साइंस। आपके अपने YouTube चैनल पर हम पढ़ने जाएंगे सामान्य विज्ञान। हम इस सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को आज शुरू करने जा रहे हैं। आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा, सुनते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, अभी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं में बायोलॉजी से बहुत ज्यादा वेटेज आ रहा है और लगातार जो वेटेज जो है हर एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। टफेस्ट से टफेस्ट एग्जामों में इस रूप को ले रहा है। इसलिए आप इस बायोलॉजी के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बायोलॉजी में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम, नर्वस सिस्टम। हिंदी में बात करेंगे तो तंत्रिका तंत्र को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको हमारे दिमाग और दिमाग से जुड़े हुए सभी भागों के बारे में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ाने जा रहे हैं। दिमाग, ब्रेन, तंत्रिका तंत्र, इसका काम क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का काम होता है हमारे शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना। क्या कहता है हमारा तंत्रिका तंत्र? क्या काम करता है? शरीर में एक ऐसा तंत्र जो बाहरी उद्दीपनों का शरीर पर एहसास करवाता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? हमारे शरीर में होने वाले बाहरी उद्दीपनों का एहसास कराता है और उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया करता है। उसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। जैसे सर्दी का एहसास कराना, अंदर गर्मी का एहसास कराना, इस तरह के एहसास, जैसे किसी ने चिमटी काट ली, ये एहसास कराना, ये सारे काम जो है तंत्रिका तंत्र इसको नियंत्रण करता है। तंत्रिका तंत्र होता क्या है, शरीर में कैसे काम करता है? जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन से जुड़ा हुआ एक स्पाइनल कॉर्ड जो है रीढ़ की हड्डी से निकलते हुई जाती है। अब वहीं से ये आपको जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी तंत्रिकाएं हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न भागों तक, पूरे भागों तक एक जाल की तरह फैली हुई है। इसी को हम कहते हैं तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं क्या है भैया? इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली होती हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। और ये क्या करता है? शरीर के सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम शरीर के सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, जैसे हृदय को धड़कना, सांस लेना, पाचन क्रिया, इन सभी सिस्टम्स को कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कहाँ होता है? शरीर के सबसे ऊपर वाले भाग में। ये हमारा दिमाग हुआ और दिमाग के पीछे से एक मोटी सी नस निकलती है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलकर जो है एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। आगे चलते हैं। हमने तंत्रिका तंत्र को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है? ये हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। क्या है? सबसे बड़ा भाग। तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा सिस्टम का भाग जो है वो है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो CNS। दूसरा भाग क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, मतलब इंग्लिश में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में बोलेंगे तो PNS। ये हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा भाग है। कैसा भाग है? सबसे छोटा भाग है। तीसरा भाग हमारा स्वायत्त नर्वस सिस्टम, स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ANS। तो हमारा सबसे बड़ा भाग कौन सा हुआ? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और सबसे छोटा कौन सा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले हमने सबसे बड़ा भाग हमारा जो है नर्वस सिस्टम का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को लिया है। अब ये क्या काम करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। मतलब पूरी बॉडी पर और साथ ही साथ स्वयं के तंत्रिका तंत्र पर भी नियंत्रण करने का काम करता है। कौन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पूरी बॉडी पर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर भी नियंत्रण करने का काम करता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मनुष्य का केंद्रीय तंत्र 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। मनुष्य का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। एक तो हुआ आपका मस्तिष्क और दूसरा हुआ मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा वाला? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु।
इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी मीडियम वाले दोनों में याद रखेंगे क्योंकि उनको दोनों में ही हिंदी में लिखकर दे देते हैं, इसलिए आपको दोनों में याद रखना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को याद रखना है। चलिए आगे। अभी हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उसके पहले भाग को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मस्तिष्क। ये हमारे शरीर का मेन फंक्शनल पार्ट होता है जिससे ये पूरे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। तो देखते हैं कुछ फैक्ट्स इसके। जैसे कि आप जानते हैं हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, हमारा शरीर सारा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। एक कोशिका को हम कहते हैं युग्मनज, जाइगोट कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं, हिंदी में ऊतक, और बहुत सारे ऊतक मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो जैसे ही हमने पढ़ा मानव मस्तिष्क, ये मस्तिष्क क्या है, शरीर का एक अंग है, शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ऐसे ही बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसी ऑर्गन सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हमारे एक अंग के बारे में जो है हमारा मस्तिष्क। तो मस्तिष्क किससे मिलकर बना, बहुत सारी सेलों से मिलकर बना होगा, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो हमारा मस्तिष्क का जो निर्माण हुआ है वो न्यूरॉन सेल से मिलकर बना हुआ है। क्या बोलते हैं मस्तिष्क की सेल को, न्यूरॉन सेल कहा जाता है। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, न्यूरॉन सेल। अब न्यूरॉन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मतलब न्यूरॉन के अध्ययन को कह दें या हम बोल दें कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। आपने एक वर्ड सुना होगा न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन ये होता है जिसकी हम पढ़ाई करते हैं, मस्तिष्क के बारे में हम जो पढ़ाई करेंगे उसको क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजी। जो न्यूरोलॉजी पढ़कर आया होगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोसर्जन। जो न्यूरोलॉजी पढ़कर आया होगा उसको क्या कहेंगे भाई, न्यूरोसर्जन। आपने देखे होंगे ना आपके आसपास जो डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स अपनी डिग्री के आगे क्या लिखते हैं, न्यूरोसर्जन। मतलब जो उसकी स्टडी करता है उसको हम कहते हैं न्यूरोसर्जन, और जिसकी पढ़ाई करता है उसको कहते हैं न्यूरोलॉजी। तो स्टडी अबाउट न्यूरॉन्स या स्टडी अबाउट ब्रेन कहलाता है न्यूरोलॉजी। अब बात करें भाई ये हमारा ब्रेन बॉडी के अंदर किस भाग में होता है, कहाँ होता है, कौन सी जगह पे होता है। तो आप याद रखना उसका स्थान क्या है। हम हिंदी में बोलेंगे तो कपाल अस्थि के नीचे, और इंग्लिश में बोलेंगे तो बिलो क्रैनियम। अब ये कपाल अस्थि क्या है, अब ये कपाल अस्थि क्या है, ये जो भाग है इस हमारी स्कल, ये जो खोपड़ी के ऊपर जो स्कल है इसको हम बोलते हैं कपाल। और ये कपाल जो है कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, 8 अस्थियों से मिलकर बना हुआ है। ये जो कपाल है ये हमारा 8 अस्थियों से मिलकर बना हुआ है। तो ये कहाँ है, इस कपाल को जब हम यहाँ से इस कपाल को जब हटा देंगे तो इसके अंदर जो भाग होगा वही होगा आपका मस्तिष्क। तो कपाल अस्थि के नीचे का जो भाग है वो कहलाता है मस्तिष्क। ठीक है, इंग्लिश में कपाल अस्थि को क्या बोलते हैं, क्रेनियम। ये हिंदी मीडियम वाले भी इसको याद रखेंगे कि कपाल अस्थि को क्या कहते हैं हम, क्रेनियम कहते हैं। अब ये क्रेनियम के बारे में भी सवाल आता है, व्यापम में कई बार ये सवाल आया है कि भाई दिमाग का जो स्कल है, मतलब ब्रेन का जो ऊपरी भाग है, जो कवच है, वो किसका बना होता है। तो अगर आपको इसको याद है तो आप लिख देते हैं, इसलिए कुछ लोग इसको नहीं लिख पाते हैं। ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो क्रेनियम जो है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। मैं इसको इधर लिख देता हूं, हमारा ब्रेन कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, हमारे ब्रेन का जो कपाल है वो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। और क्रेनियम में कितनी हड्डी होती हैं, 8 अस्थियां होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि वजन कितना होता है, दिमाग का वजन कितना होता है। तो आप देखिए एडल्ट मेल में, मतलब वयस्क पुरुष में 1400 से 1450 ग्राम के लगभग होता है। ये लगभग मैं बता रहा हूं, ये लगभग है, किसी किसी किताब में हो सकता है 50 ग्राम ऊपर नीचे लिखा हो जाता है,
लेकिन आपको याद रखना है कितना होगा, लगभग 1400 से 1450 किसमें, पुरुषों में। महिलाओं में ये 1300 ग्राम से 1350 ग्राम तक होता है, ठीक है। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में 300 से 400 ग्राम होता है। और एवरेज अगर बोझ ले कि भाई वयस्क लोगों में औसतन कितना वजन हमारे दिमाग का होता है, तो आप बोलेंगे 1300 से 1400 ग्राम, ठीक है। अब ये बोलो किस पे निर्भर करता है, ये हमारे शरीर के वजन पर निर्भर करता है, शरीर के वजन पर। ये जो बॉडी वेट है, दिमाग का जो वजन है, ये हमारे बॉडी वेट पे निर्भर करता है। किसी के पास होगा 1400 ग्राम, किसी लड़के के पास हो सकता है, किसी लड़के के पास 1450 हो, किसी के पास 1500 हो। ये उसके शारीरिक वजन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, ये जो वजन दोनों में दिखा रहे हैं, पुरुषों में और महिलाओं में, तो कुछ लोग सवाल करते हैं सर लड़कियों में दिमाग कम होता है। नहीं साहब, दिमाग कम नहीं होता, लड़कियों में दिमाग का वजन कम होता है ना। तो ये गलतफहमी मत रखिएगा, इसके बारे में और मैं बताऊंगा। दिमाग कम क्यों होता है, क्योंकि लड़कियों का दिमाग का वजन कम क्यों होता है, क्योंकि लड़कियों में बॉडी वेट कम होता है और उसके अकॉर्डिंग ही उनका दिमाग का वजन भी कम होता है। अच्छा, कम वजन होने के बाद भी, जो लड़कियों के दिमाग का वजन कम होने के बाद भी सबसे ज्यादा सक्रिय, सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो माइंड है वो गर्ल्स के पास ही होता है। तो सबसे ज्यादा भावनात्मक माइंड जो है वो गर्ल्स का ही होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सिक्स सेंस भी जो है वो गर्ल्स का ही होता है। इसलिए गर्ल्स के वजन कम हो सकता है दिमाग में, लेकिन उनके पास क्षमताएं बहुत ज्यादा होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे ब्रेन के कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो आपने कई बार पढ़े भी होंगे। जिन लोगों को नहीं पता है वो आज इस क्लास के माध्यम से पता कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। हमारे दिमाग के अंदर जानकारी में कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको आश्चर्य भी लग सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा दिमाग का जो वजन है 25 से 26 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति में 2.5 से 3.5 ग्राम कम हो जाता है। 2.5 से 3.5 ग्राम एक साल में का वजन जो है कम हो जाता है। अब ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात है, सर अगर 25 साल के बाद अगर ये कम होने लगा 50 साल तक तो दिमाग बचा ही नहीं, ऐसा सोच में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप समझिएगा, दो उदाहरण देखिएगा, मैं दो उदाहरण बता रहा हूँ। एक होता है भाई पहलवानों को देखिए आप, है ना, और एक खेल कूद करने वाले लोग जो होते हैं, खेल कूद वाले, और एक होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं, मतलब फ्री नहीं बैठे हुए काम करते हैं। सबकी उम्र 25 साल के बाद सबके दिमाग में कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है वो आप इस लाइन में समझ पाएंगे कि मैंने जो लिखा हुआ। जो व्यक्ति दिमाग का 25 साल के बाद उपयोग ही नहीं कर रहा है, उन लोगों में ये घटना होती है। उन लोगों में दिमाग का वजन धीरे धीरे कम होने लग जाता है, उनकी सोचने की क्षमता डेवलप नहीं हो पाती, जिस वजह से क्या होता है, वो हम कहते हैं ना ठस बुद्धि, कूड़ दिमाग, वो सारी चीजें उनको कहा जाता है, क्योंकि वो सोच नहीं पाते हैं, उनके पास आइडियाज नहीं आ पाते। जैसे हम कई बार देखते हैं कि भाई पहलवान है तो पहलवानों से भैया ज्यादा नहीं उलझो, क्योंकि भाई वो 25 साल के बाद एक ही उनका टारगेट रहता है कि भाई उनको बस पहलवानी करनी है और उनको कहीं और दिमाग नहीं लगानी। जैसे खेलकूद वाले हैं, वो जब खेल कूदते हैं तो वो कई चीजों में दिमाग लगाते हैं। जैसे फुटबॉल वाला खिलाड़ी को पता है कहाँ पे पास देना है, क्रिकेट वाला खिलाड़ी, तमाम हॉकी वाले खिलाड़ी, ये सभी खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा में दिमाग लगाते हैं, इसलिए इनका दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है। और 25 साल के बाद इनके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं, जो हम दूसरे और लोगों में देखते हैं, जैसे कुछ लोग और ऐसे होते हैं जो दिमाग का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रहे, नशे की ओर बढ़ जाते हैं, तमाम गलत रास्ते में चले जाते हैं, वो दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होता है, दिमाग का जो वजन है वो कम होने लगता है। मतलब उनके न्यूरॉन्स जो हैं अक्रियाशील हो जाते हैं, मतलब वो सक्रिय नहीं रहते, अक्रिय हो जाते हैं। और जो खेल कूद कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके अंदर 25 साल के बाद जो न्यूरॉन अक्रिय होने वाले हैं वो बहुत जल्दी सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तो क्षमता बढ़ने लग जाती है। जैसे उनकी क्षमता बढ़ने लग जाती है, वो कैसे बढ़ रही है क्षमता, क्योंकि वो खेल कूद रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, इसलिए उनका दिमाग जो है बहुत ज्यादा चलने लगता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो लोग IAS, PCS वगैरह की तैयारी करते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा माइंडेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोच सोच कर एक अच्छा ऑर्डिनरी दिमाग चला पाते हैं। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया आपको। अब आगे का देखिए, हम लोग
अपनी पूरी जीवन में 2.5 से 3% ही दिमाग का यूज कर पाते हैं। एक आइंस्टीन ही थे जिन्होंने अपने दिमाग को इससे ज्यादा यूज कर पाए। तो जो इससे ज्यादा यूज कर पाएगा वो वैज्ञानिक हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, और बहुत ज्यादा यूज करेगा तो आइंस्टीन जैसा बहुत ज्यादा ज्ञानी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो लगभग पूरे जीवन काल में अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को इतना यूज कर पाते हैं 2.5 से 3%। ठीक है, अगर इससे ज्यादा यूज कर लिया तो भाई, इससे ज्यादा यूज कर लिया तो हमें ब्रेन की कोई बीमारी हो सकती है, मतलब जैविक कुछ भी बीमारियां हो सकती हैं, जैविक मृत्यु का कारण भी बन जाता है। बहुत से जो लोग हैं जिन्होंने इससे ज्यादा क्षमता का यूज किया, उनकी जैविक मृत्यु की भी कई बार घटना जो होती है, जैविक मृत्यु के कारण ही उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेथ। हमारी डेथ होने के बाद, किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद जो दिमाग है वो 7 से 8 मिनट तक क्या करता है, काम करता रहता है। ये दिमाग जो है हमारी डेथ होने के बाद 7 से 8 मिनट तक सक्रिय रहता है। सक्रिय क्यों रहता है? क्योंकि जो न्यूरॉन्स बॉडी में फैले हुए हैं, जो तंत्रिकाएं बॉडी में न्यूरॉन्स को एक्टिव बनाए रखी हुई है, उनको हमारे ब्रेन तक सुस्त होने में इतना समय लगता है। और कई लोगों, जो आप सुनते हो कि भाई आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च चल रही है, तो उनका जो ब्रेन भी है इसी समय पर निकाल कर रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बात कर रहे हैं ब्रेन की पावर। ब्रेन की पावर कितनी होती है? आपको बड़े बुजुर्ग हम लोगों को बोलते हैं, गांव में भी शहरों में भी, कि भाई सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। सुबह उठ के क्यों बोलते हैं भाई? हम लोग बोलते हैं सुबह नहीं पढ़ रहे, क्यों पढ़े सुबह? तो सुबह उठ के पढ़ने को क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो रात को, जैसे हम सो जाते हैं, आराम करते हैं, तो हमारे जो न्यूरॉन हैं वो आराम कर रहे हैं, हमको सोचने, हमारे न्यूरॉन भी उस समय अनएक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग आराम करने के बाद सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं, तो हमारे सारे के सारे न्यूरॉन एकदम से एक्टिव होते हैं, और एकदम से एक्टिव होते हैं तो बहुत ज्यादा तेज भागते हैं, और बहुत ज्यादा भागते हैं तो हम जो भी पढ़ रहे होते हैं या जो भी काम कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा पावर के साथ होता है, बहुत ज्यादा क्षमतावान हो जाते हैं। जिस वजह से हम जब ब्रेन की बात करते हैं ना, हमारा ब्रेन सुबह सुबह बहुत शार्प होता है, सुबह सुबह बहुत अच्छा होता है, सुबह सुबह पढ़ना चाहिए। इसलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि सुबह पढ़ना चाहिए। और ये पावर जो लिख रही है, मतलब कितनी पावर होती है कि 10 वोल्ट का पावर का कोई भी जो बल्ब होगा वो जल जाएगा, वो जल सकता है, इतनी पावर। 10 वोल्ट की पावर से क्या होता है, हम अपने घरों में एलईडी जला लेते हैं, बल्ब जला लेते हैं, तो हमारे दिमाग में सुबह सुबह इतने वोल्ट का क्या होता है, पावर जनरेट होता है। उस पावर का यूज हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई करने में करना चाहिए, कोई खेलकूद में करता है उसमें करना चाहिए। इसलिए हमें सुबह सुबह पढ़ना चाहिए, रात में ओवर टाइम नहीं पढ़ना चाहिए। रात में ओवर टाइम पढ़ने से ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो लोग सुबह पढ़ते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। हालांकि रात में पढ़ने वाले भी फायदा उनको होता है, करते भी हैं, लेकिन हम ये मान लें कि हमें सुबह ज्यादा पढ़ना चाहिए ना, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। अब मैंने क्या बोला, दिमाग में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई चोट लग जाए या वहां पे कोई ब्लॉटिंग जम जाए या ब्लड जम जाए, उस वजह से हमारे दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हमें क्या हो जाती है, जैविक मृत्यु हो जाती है, बायोलॉजिकल डेथ हो जाती है। आपने एक नाम सुना होगा, समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। उनको ब्रेन में एक बीमारी हुई थी जिस वजह से उनकी जैविक मृत्यु हो गई थी। कौन सी बीमारी हुई थी मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, अभी मैं नाम लिख देता हूं। उनको एक बीमारी हुई थी दिमाग की, मेनिंजाइटिस हुआ था उनको। मतलब उनकी दिमाग में जो लेयर होती है जो इन्फेक्शन से बचाती है वो वहां पे डैमेज हो गई थी, जिस वजह से इन्फेक्शन फैल गया था और राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है फैटेस्ट ऑर्गन। हमारा दिमाग का जो है, ब्रेन जो है, पूरे शरीर का सबसे ज्यादा वसा लेने वाला ऑर्गन है। मतलब सबसे ज्यादा वसा का जो ग्रहण करता है वो कौन है? ब्रेन। सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन होता है? ब्रेन। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन। इसलिए इसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे लेगा? वसा से लेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वसीय अंग। इंग्लिश में बोलेंगे तो फैटेस्ट ऑर्गन कहते हैं। सबसे ज्यादा वसा चाहिए होती है इसको। कैसे चाहिए होती है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगली लाइन इसको अभी पढ़ेंगे। सर्वाधिक आवश्यक पोषक तत्व में इसको क्या चाहिए होता है? वसा। ब्रेन को और कुछ नहीं चाहिए, ब्रेन को क्या चाहिए? सिर्फ वसा चाहिए। आपके शरीर के लिए कौन कौन से चाहिए, जरूरी होती है आवश्यक पोषक तत्व में?
बसा चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है और शर्करा चाहिए होता है। हमारी बॉडी के लिए ये सब चीजें आवश्यक है। बसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन दिमाग को क्या जरूरत है? दिमाग को चाहिए सिर्फ बसा, क्योंकि यही क्या कर रहा है, पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा बसा यही लेता है, और यही लेता है सबसे ज्यादा बसा, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? बसीय ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? बसीय ऑर्गन कहते हैं, फैटेस्ट ऑर्गन कहते हैं, बसीय अंग कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हमारा ब्रेन में एक दिन में पर डे, हमारा ब्रेन में पर डे 70,000 थॉट आते हैं। कितने आते हैं? 70,000 थॉट्स पर डे आते हैं। और पर डे 70,000 थॉट्स में ख्याल, मतलब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं या किसी भी चीज को देख रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। किसी भी चीज को देख लेते हैं, वस्तु को देख लेते हैं, उसको देखकर हम कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं। तो हो सकता है हम उसमें दो चीज सोच सकते हैं, या तो सकारात्मक सोचेंगे या नकारात्मक सोचेंगे। मतलब या तो हम पॉजिटिव सोचेंगे या नेगेटिव सोचेंगे। तो कोई भी इंसान होगा, कितना भी अच्छा होगा, वो लगभग उन 70,000 थॉट्स में 90% नेगेटिव सोचता है। 90% नेगेटिव सोचता है। सिर्फ कितना उसका पॉजिटिव होता है? 10%। सिर्फ 10% वो पॉजिटिव सोचता है। ये आप भी अपने आप को आजमाइएगा, तब आप भी पाएंगे कि हम जब भी किसी को राय देते हैं ना, तो मोस्टली हम क्या देते हैं? उसको नेगेटिव बोल देते हैं कि ऐसा नहीं होगा यार, अरे उसने ऐसा काम कर दिया, हो ही नहीं सकता यार। तो जब हम अक्सर क्या बोलते हैं, नकारात्मक हमारे अंदर से प्रतिक्रिया निकलती है, और पॉजिटिव जो निकल जाती है वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा था, तुमने तुम्हारी तो जवान पे सरस्वती विराजमान है। ऐसी बातें जब होती हैं। अब हमारे शरीर में जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा वसा को ग्रहण करता है। तो वसा के साथ साथ तो उसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, क्योंकि जो बॉडी का ऑर्गन सबसे ज्यादा काम करेगा उसको क्या चाहिए? ऊर्जा भी चाहिए। और ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे निर्मित होती है ये देखिएगा आप। देखें, हमारे शरीर में जब हम श्वसन क्रिया करते हैं और हम जब खाना खाते हैं, उस दौरान हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हम जब कुछ भी खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई? ग्लूकोज, है ना। हमारे शरीर में क्या पहुंचा? ग्लूकोज। और हम जब श्वसन करते हैं तो हमें श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात क्या होता है? हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी बनता है और एनर्जी, ये एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब क्या? ऊर्जा। ये ऊर्जा का निर्माण होता है। यही ऊर्जा होती है, ये पूरे शरीर को चलाती है। जैसे आपको पता है ना, जब हम खाना नहीं खाएंगे तो उस व्यक्ति से आप बोलो कि भाई काम कर लो, तुम ये वाला सामान उठा के उस कमरे में रख दो, वो कहेगा अभी मैंने खाना नहीं खाया है, थोड़ी देर रुको, या मुझे नाश्ता कर लेने दो फिर मैं खा लूंगा, है ना। तो नाश्ता करने से क्या होगा? उसके अंदर शरीर को ऊर्जा मिलेगी, मतलब ग्लूकोज आएगा, फिर श्वसन क्रिया होगी, फिर उसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, फिर वो उस ऊर्जा से सारे काम को कर पाता है। तो यही है। अब इस ऊर्जा में कितना परसेंट होगा? मान लीजिए ऊर्जा है हमारी 100%। इस 100% का इसको कितना चाहिए? दिमाग को 100% में से 20%, मतलब इतनी सारी ऊर्जा 100 में से 20% सिर्फ इसको चाहिए, ब्रेन को, और 80% पूरी बॉडी को। मतलब आपके शरीर में जो ऊर्जा निर्माण हो रहा है उसमें से 20% भाग किसको चाहिए होता है? सिर्फ ब्रेन को चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं सबसे ताकतवर वाला भाग है ये। ठीक है, याद रखिएगा, ये पीएससी लेवल का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ब्रेन सबसे ज्यादा ऊर्जा किस बॉडी के किस अंग को ग्रहण कर लेता है, मतलब मानव शरीर का सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला लेने वाला ऑर्गन कौन सा है? तो आप बोल दोगे हमारा ब्रेन। ठीक है, चलिए आगे के और फैक्ट्स देखिए। हमारे ब्रेन में कौन सा मिनरल्स होता है, कौन सा खनिज तत्व होता है? तो आप बात नाम लिख देंगे सोडियम। याद रखिएगा, हमारे ब्रेन में कौन सा खनिज तत्व होता है? वो होता है सोडियम। इस ब्रेन के अंदर कौन सा मिनरल्स खनिज तत्व होगा? सोडियम होगा, ये याद रखना है ना। मस्तिष्क क्या है और इसके अंदर क्या है? तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, मस्तिष्क क्या है और इसके अंदर क्या है? तो आप बोलोगे भैया मस्तिष्क के बारे में हमने पढ़ लिया है, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? खनिज में सोडियम मिलेगा। अब जवाब देखिए, मस्तिष्क हमारे नर्वस सिस्टम का ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें सभी ऑर्गन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यूनिट की बात करें तो कौन सी यूनिट है भैया? सबसे छोटी इकाई, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल। ठीक है,
न्यूरॉन सेल से मिलकर बना हुआ है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन की बात करें तो आपको मैंने इसमें भी लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन। और हमारे ब्रेन के अंदर कितने न्यूरॉन होंगे? लगभग 100 मिलियन, लगभग 100 मिलियन हर व्यक्ति के अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और उसी हिसाब से उसकी क्षमता न्यूरॉन की बढ़ती घटती रहती है दिमाग की। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, अब हमने क्या हुआ, ब्रेन के सभी भागों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा जो स्कल था, हमारा जो कपाल अस्थि था, अगर हम इस कपाल अस्थि को हटा दें, निकाल दें, यहां से काट के कपाल अस्थि को अलग कर दें, तब क्या दिखेगा? तब आपको दिखेंगे ब्रेन की झिल्ली, तब आपको कुछ झिल्लियां दिखेंगी। झिल्ली जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क झिल्ली या ब्रेन मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन मेम्ब्रेन कहते हैं, ब्रेन मेम्ब्रेन। ठीक है, ब्रेन मेम्ब्रेन, मस्तिष्क की झिल्ली को क्या कहा जाता है? ब्रेन मेम्ब्रेन इंग्लिश में कहा जाता है। उस ब्रेन मेम्ब्रेन जो है वो तीन परतों से मिलकर बना होता है, ड्यूरामीटर, आर्कानॉइड और पायामीटर। ये हमारा क्या है भाई? स्कल है, मतलब हमारा ये हमारा क्रेनियम है। क्रेनियम को हटाने के बाद ये जो भाग है, ये आपको दिख रहा है, ये जो भाग है, इसको हटाने के बाद फिर हमें झिल्ली मिलती है 1, 2 और ये लैमिनेटेड वाली झिल्ली 3 झिल्लियां हमें मिलती हैं। इन तीनों झिल्लियों को क्या कहा जाता है मिलाकर? मेनिंजेस। क्या कहा जाता है? मेनिंजेस। मेनिंजेस किन किन से मिलकर बनी है? ड्यूरामीटर, आर्कानॉइड और पायामीटर। ये तीनों से मिलकर क्या बना हुआ है? ब्रेन की झिल्ली, मतलब मस्तिष्क मेम्ब्रेन बनता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब ये जो मेनिंजेस है, इस मेनिंजेस में कोई इन्फेक्शन हो जाए या चोट लगने से वहां पर कोई क्लॉटिंग जम जाए तो इससे एक रोग हो जाता है। मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई वायरस और बैक्टीरिया जा सकता है जो हमारे शरीर में हर वक्त जाते रहते हैं। तो वो वायरस बैक्टीरिया जब अगर मेनिंजेस में पहुंच गया, मेनिंजेस को इफेक्ट कर गया, तो इसी से रोग हो जाता है मेनिंजाइटिस। उस रोग को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एसएससी में भी कई बार पूछा गया, और हमारे मध्य प्रदेश भर्ती एग्जामों में भी ये कई बार आता है इस तरह से कि मेनिंजिस क्या होती है, मेनिंजाइटिस क्या होता है और किस रोग से होता है, ये भी आपको कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, दिमाग की झिल्ली में कोई इन्फेक्शन होने से मनुष्य को एक रोग होता है जिसको कहा जाता है मेनिंजाइटिस। राजा राम मोहन राय को जो हुआ था ना, वो यही मेनिंजाइटिस था। ठीक है, अब जो हमारे मस्तिष्क की झिल्ली होती है वो कैसे कैसे होती है ये समझ लीजिएगा। सबसे भारी परत क्या होती है? सबसे भारी परत होती है डायामीटर, है ना? डायामीटर, या कुछ किताबों में ड्यूरामीटर लिखा होता है ना, दोनों चलेगा। ये लिखा है ड्यूरामीटर, कुछ किताबों में डायमीटर, कुछ किताब में ड्यूरामीटर होगा, तो हम ड्यूरामीटर ही इसको पढ़ेंगे क्योंकि मोस्टली ड्यूरामीटर लिखा होता है। ड्यूरामीटर की 2 परतें होती है। कितनी परतें होंगी? 2। जैसे इससे पहले वाले एग्जाम में देखिए, पहले वाले चित्र में देखें, ये एक परत तो ये हो गई, एक परत ये हो गई, ये जा रही है, एक परत ये हो गई। ये 2 परतें होती हैं किसकी? ड्यूरामीटर की। उसके बाद ये जो आपको दिख रही है येलो कलर की, ये हो गई आर्कानॉइड। ये जो परतें हो गई, ये जो परत है ये हो गई आपकी आर्कानॉइड। और ये जो हमारा ब्रेन का भाग शुरू होता है, इसके ऊपर जो लेमिनेटेड वाली परत है, ये वाली, इसके ऊपर ये वाली जो परत है, ये है आपकी पायामीटर। ये है पायामीटर। तो जो हमारा ड्यूरामीटर है उसकी कितनी लेयर है? 2 लेयर होती हैं। वो सबसे बाहरी लेयर होती है, और फिर मध्य लेयर होती है, वो होती है आर्कानॉइड, इसकी एक ही लेयर होती है। आंतरिक लेयर होती है, वो होती है पायामीटर, इसकी एक लेयर होती है। मैं आपको बता दूं, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ब्रेन की झिल्ली की या मेनिंजिस की सबसे आंतरिक लेयर कौन सी है, तो क्वेश्चन लोग स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं या मिस कर देते हैं, वो कुछ भी लगा देते हैं। तो आपको याद रखना है, पायामीटर जो है वो आंतरिक होती है और ड्यूरामीटर जो है वो कैसी होती है? बाहरी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हमारे मस्तिष्क में या इन लेयर्स में कोई भी इंफेक्शन होता है
इनमें कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं कि प्रभावित अंग ब्रेन या ब्रेन की मेम्ब्रेन। मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है, तो हमें बताना है ब्रेन या ब्रेन की झिल्ली को प्रभावित करना है। ठीक है, आज हमने पढ़ा ब्रेन तक, स्टार्टिंग से लेके हमारे ब्रेन की कुछ फैक्ट्स पढ़े हैं, कुछ हमने ब्रेन की कुछ खासियतें पढ़ी हैं। इसके बाद हम कहाँ तक पहुंच गए, कपालस्थि के बाद ब्रेन की झिल्ली तक। तो आज की क्लास इतनी, फिर इसके बाद हम कल पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में। थैंक यू। कितना मिनट?